हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी नेट प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर बात करेंगे स्टैटिक जीके। परीक्षा धाम बुक के माध्यम से हम स्टैटिक जीके को कवर कर रहे हैं, जिसमें आके सभी एग्जाम जो है कवर हो जाते हैं। अभी तक हम आपका भूगोल की बात कर चुके हैं, इतिहास की बात कर चुके हैं। आज की हमारी इसी बुक के माध्यम से हम राज व्यवस्था मतलब कि पॉलिटी की बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर यहाँ पर होने वाला है या सब्जेक्ट होने वाला है। इसके बाद हमारा इकोनॉमी आएगा, साइंस, विविध और एमपी जीके और यूपी जीके को भी हम कवर यहाँ पर करने वाले हैं। भारत का संवैधानिक विकास से सबसे पहले शुरुआत करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम रहेंगे और आपके प्रावधान रहेंगे। कौन सा अधिनियम आपके कुछ प्रावधान से संबंधित यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात की जाए तो ब्रिटिश क्राउन को कंपनी पर नियंत्रण लाया गया था। केंद्रीय शासन की नींव डाली गई थी। शासन चलाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पर बनाया गया था। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया था और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इतनी सभी प्रावधान रखे गए थे। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में से एक सदस्य को यहाँ पर कम कर दिया गया था। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए थे। व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तथा राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन यहाँ पर कर दिए गए थे। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। कंपनी पर शासन का भार अधिक होने के कारण व्यापार का क्षेत्र सभी लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार का एक अधिकार कंपनी के पास ही रहा। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति यहाँ पर प्रदान कर दी गई। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार यहाँ पर समाप्ति कर दिए गए। जो 1833 में चीन और चाय के साथ व्यापार कंपनी के चल रहे थे, अब यहाँ पर 1833 के एक्ट में वो भी खत्म कर दिए गए। गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। मैकाले समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारतीय परिषद जो है कहलाने लगी। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और सार्वजनिक निर्माण विभाग यहाँ पर बनाया गया। सिविल सेवकों के लिए खुली भर्ती परीक्षा भी यहाँ पर आयोजित करने का प्रावधान रखा गया। भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। जब 1857 का जब आंदोलन हो गया था, तो उस विद्रोह के बाद 1858 का समय आता है। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। यह अधिनियम मुगल बादशाह का पद को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को वायसराय कहा जाने लगा था। भारत परिषद अधिनियम 1861 का समय आता है। बंबई, मद्रास, कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। 6 माह तक का यहाँ पर भेद बना रहेगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 का समय आता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया। बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन मत अभी भी अधिकार नहीं दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1919 का समय आया, जिसे माल्य मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम मुस्लिम संप्रदाय को पृथक निर्वाचन मंडल प्रतिनिधि की व्यवस्था यहाँ पर जो है की गई थी। इसके बाद एम.एस.पी. सिन्हा को वायसराय कार्यपालिका परिषद का जो है प्रथम भारतीय सदस्य भी बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 का समय आता है, तो इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम को सबसे पहले तो मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। भारत में द्विसदनी विधायिका बनाई गई, जिसका एक सदन केंद्रीय विधानसभा, दूसरा राज्य विधान परिषद जो है रखा गया। महिलाओं को पहली बार मताधिकार डालने का अधिकार भी दिया गया था। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 का आया। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया गया। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित हो गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। देशी रियासतों को मिलाना यहाँ पर ऐच्छिक रखा गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। 15 अगस्त 1947 से प्रभावी रूप से ब्रिटिश भारत को दो नए प्रभुत्व संपन्न देश भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। 15 अगस्त 1947 में रियासतों पर ब्रिटिश आधिपत्य जो है प्रॉपर तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर आपके कुछ अधिनियम थे, उसके कुछ प्रावधान रहे जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस अधिनियम और प्रावधान की हमने बात की है। नेक्स्ट चैप्टर आता है भारत के प्रतीक चिन्ह के बारे में। सबसे पहले आता है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का तिरंगा है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2 में है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। 24 तीतलियां यहाँ पर बनी हुई हैं। पिंगली व्याख्या ने राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था। 15 अगस्त को ध्वजारोहण प्रधानमंत्री पर द्वारा लाल किले पर किया गया था है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा लाल किले के राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के बाद आता है राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है।
1950 को अपनाया गया था। बरगद का वानस्पतिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। राष्ट्रीय गान जन गण मन है और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गान की अवधि 52 सेकंड की होती है। पहली बार 1911 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। 24 जनवरी 1950 को ये भी अपनाया गया था। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राष्ट्रीय गीत में 65 सेकंड लगते हैं। पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग की बात किया शक सम्मत है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह फागुन होता है। राजकीय चिन्ह की बात की जाए अशोक स्तंभ है। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। सत्यमेव जयते लिखा है। इसका उल्लेख मुंडकोपनिषद में मिलता है। यहाँ इसमें सिंह, बैल, घोड़ा और हाथी जो है अंकित है। इसमें सिंहों की संख्या की बात किया तो 4 शेरों की संख्या यहाँ पर बताई गई है। राष्ट्रीय पुष्प की बात किया, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। 26 जनवरी 1950 को यह भी अपनाया गया था, जिसका वनस्पति के नाम की बात किया है निलंबो नेसी सॉरी लेनम्बो नूसीपेरा गेरटन है। भारत के अलावा यह इजिप्ट, वियतनाम और मकाऊ का भी राष्ट्रीय पुष्प है। याद रखना है, मिस्र का, वियतनाम का और मकाऊ का भी राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। भारत के 3 राज्य कर्नाटक, हरियाणा, जम्मू कश्मीर का इसे राजकीय पुष्प के रूप में घोषित भी किया गया है। अच्छा, आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। ये दोनों आपको हमें कमेंट करके बताना है। राष्ट्रीय पक्षी की बात किया है तो मोर है। 26 जनवरी 1963 को अपनाया गया था, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय पशु की बात किया है, राष्ट्रीय पशु बाघ है। 1973 में अपनाया गया। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु एशियाई शेर था। 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मुद्रा की बात किया है तो रुपया है। 15 जुलाई 2010 को इसको अपनाया गया है। भारतीय रुपया अलग पहचान चिन्ह बनाने के लिए एक नया प्रतीक चिन्ह इस तरीके से बना हुआ है। मुंबई आईआईटी स्टूडेंट्स उदय कुमार ने इस मुद्रा का डिजाइन किया है। यह प्रतीक देवनागरी अक्षर रा, रोमन अक्षर आर से लिया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात किया डॉल्फिन है। 10 मई 2010 को इसको अपनाया गया है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिनों की आंखों में लेंस नहीं होता है, ये दृष्टिहीन होती हैं। 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय फल की बात किया है आम है। आम का वनस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। भारत में पाई जाने वाली आम की किस्मों में रत्नागिरी, दशहरी, लंगड़ा, नीलम और नूरजहां ये भारत में प्रमुख आम की कुछ प्रजातियां हैं। राष्ट्रीय नदी की बात किया है गंगा है। 4 नवंबर 2008 को अपनाई गई थी। भारत सरकार के द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया था। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 2009 में किया गया है। राष्ट्रीय विरासत पशुओं की बात की जाए हाथी है। 22 अक्टूबर 2010 को अपनाया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। हाथी दांत की तस्करी को रोकने के लिए हाथी मेरे साथ है अभियान का वर्ष 2011 से प्रारंभ किया गया है। तो आपके भारत के प्रतीक चिन्ह हैं, कब अपनाए गए, इसकी कुछ विशेषता क्या है, इसके बारे में हमने बात की है। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर संविधान सभा। संविधान सभा में बैठकें कितनी की गई हैं इसके बारे में, कब बैठक की गई इसके बारे में, कुछ बातों के बारे में हम बात करेंगे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, जो कि दिल्ली में की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से 10 महिलाएं इसमें शामिल थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य की बात की जाए सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष सभापति बनाया गया था। दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को दूसरे दिन की गई थी दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष और सभापति सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की पहली समिति के कार्य संचालन नियम समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का मनोनयन किया गया था। तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को तीसरे दिन की गई थी दिल्ली में। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सभापति बनाया गया था। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। चौथी बैठक 12 दिसंबर 1946 को की गई थी दिल्ली में। सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाना था, किंतु इस प्रस्ताव के अगले दिन ही इसको टाल दिया गया। पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946 को की गई दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया हुआ था। 11वीं बैठक 26 नवंबर 1949 को की गई थी दिल्ली में। इस बैठक में संविधान को पारित अंगीकृत किया गया था। 15 अनुच्छेदों को लागू करने का निर्णय लिया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को बाकी पूरा संविधान लागू किया जाएगा। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक दिल्ली में की गई थी। 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू और दूसरे व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये कुछ आपकी संविधान की बैठकें की गई हैं, कब की गई, कहाँ की गई, क्या बातें थी, इसके बारे में बात की है।
संविधान के सदस्यों की अगर संख्या की बात की जाए तो संविधान में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। 292 ब्रिटिश भारत से निर्वाचित सदस्य थे। देसी रियासत से 93 चुने गए थे और कमिश्नर प्रांत से 4 सदस्य थे। संविधान में 208 कांग्रेस में से 43 से 73 मुस्लिम लीग से थे। 15 अन्य दलों से संबंधित थे। 15 महिलाओं की संख्या बात की थी। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षानी बेल्लायुद्दीन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। ये संविधान में 15 महिलाएं उस समय बनी हुई थी। ये 15 की 15 याद कर लो, एग्जाम में आती है। कुछ फैक्ट हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत और अपनाया गया था। संविधान की कुल 11 बैठकें की गई थी, किंतु 24 जनवरी 1950 को अंतिम 12वीं बैठक के रूप में कहा जाता है। भारत में संविधान सभा को संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान बनाने में 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। संविधान में अंबेडकर पहली बार निर्वाचन बंगाल में तथा देश बंटवारे के बाद निर्वाचन बॉम्बे से चुने गए थे। संविधान सभा में भारत में पहली संसद के रूप में कार्य किया था। संविधान सभा के कुछ वाचन हुए थे जिन्हें 3 वाचन के रूप में जाना जाता है। पहला वाचन 5 दिन चला था, 4 से 9 नवंबर 1948 को। दूसरा वाचन 10 महीने 3 दिन चला था, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। संविधान सभा में कुछ व्यक्ति थे जैसे बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी सभापति थे। फ्रैंक एंथोनी पहले अस्थायी उपसभापति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले स्थायी सभापति थे। एच सी मुखर्जी पहले स्थायी उपसभापति थे। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। जवाहरलाल नेहरू संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे। एच बी आर अयंगार संविधान सभा के सचिव थे। एल एन मुखर्जी संविधान सभा का प्रमुख प्रारूप चीफ ड्राफ्टमैन थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान सभा का हस्तलिखित लेखक अंग्रेजी में थे। बसंत कृष्ण वैद मूल संविधान में हिंदी के संस्करण में लेखक थे। बिहोर राम मनोहर सिन्हा संविधान के सौंदर्यीकरण और सजावट करने वाले व्यक्ति थे। ये वैसे व्यक्ति हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको याद भी नहीं होते, इनको याद कर लेना है। अब संविधान के दौरान कुछ समितियां भी बनाई गई थी, है ना। वर्तमान में भी समितियां होती है, लेकिन संविधान के समय में कुछ समितियां थी, जैसे संचालन समिति के प्रमुख अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज तदर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टॉक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय शक्ति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। परामर्श और सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक और जनजाति कार्य समिति के अध्यक्ष भी वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष आपके जेबी कृपलानी थे। प्रारूप मसौदा पांडुलिखित समिति के अध्यक्ष की बात किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आवास सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। मुख्य आयुक्तों के लिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रांतीय समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। पूर्वोत्तर सीमा समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोई थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एस सी मुखर्जी थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीबी मामलंकर थे। केंद्रीय प्राध्यायक समिति के अध्यक्ष ए कृष्णा अय्यर थे और प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष उषानाथ सेन थी। 1946 में अंतरिम जो मंत्रिमंडल थी इसकी बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेश मंत्रालय सौंपा गया था। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री सौंपा गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री के तौर पर सोचा गया था और एस सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आसफ अली रेल मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। एच सी भाभा खान एवं बंदरगाह मंत्री थे। लियाकत अली खान बाद में वित्त मंत्री थे। आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री थे। अब्दुल रब नश्तर संचार मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। गजंतर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे। ये 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल के तौर पर चुना गया था। लिखित और अलिखित संविधान में अंतर। लिखित संविधान व्यवस्थित रूप से संकलित होता है, औपचारिक रूप से गठित होता है, संशोधन करना आसान नहीं होता है। उदाहरण भारत में है। अलिखित संविधान संकलित नहीं होता है, औपचारिक रूप से गठन नहीं होता है, संशोधन करना आसान होता है। उदाहरण ब्रिटेन है। इसके बाद हमने अभी स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 का हमें पढ़ना है, इसकी बात किया है। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेश मंत्री मामले एवं वैज्ञानिक शोध के मंत्रालय सौंपा गया था।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण राज्यों के मामला सौंपा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य कृषि मंत्री सौंपा गया था। आर के शेट्टी को वित्त मंत्रालय सौंपा गया था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया था। डॉक्टर जॉन मथाई को रेल एवं परिवहन मंत्रालय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विधि मंत्रालय, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय, रफी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग आपूर्ति मंत्रालय, वी एन गाडेविल को खान एवं कार्य ऊर्जा मंत्रालय, एस सी बाबा को वाणिज्यिक मंत्रालय सौंपा गया था। तो आपके 1947 का मंत्रालय और 1946 के मंत्रालय में अंतर देखने को मिलता है। आप चाहो तो इसको दोनों को याद कर लीजिएगा। प्रस्तावना से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माता को मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान के अधीन समस्त शक्तियां के केंद्र बिंदु भारत के लोग हैं। एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को हमारे संविधान की आत्मा माना है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये कुछ संविधान से संबंधित प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब आता है भारतीय संविधान का स्रोत कहां से है, मतलब भारतीय संविधान को कहां कहां से ग्रहण जो है किया गया है। हालांकि भारतीय संविधान जो है 11 देशों से प्रेरित है, याद रखना है, एक आध देशों से नहीं है, 11 देशों से जो है प्रेरणा ली गई है। 11 देशों के संविधानों को देखकर ही यहाँ पर जो है विस्तार किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या आपका प्रावधान लिए गए: संघात्मक तंत्री व्यवस्था को, न्यायपालिका की शक्ति को, राजनीतिक आधारभूत ढांचा, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण। ये 6 प्रावधानों को भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। कनाडा के संविधान से सरकार की संघीय व्यवस्था संघवाद लिया गया है। केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई। राज्यपालों की नियुक्तियां कनाडा से ली गई। संघ राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा भी कनाडा से लिया गया। राष्ट्रपति का शासन, राज्यपाल का किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखना भी कनाडा से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, आपके यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए। संविधान की सर्वोच्चता ली गई। न्यायिक पुनर्वलोकन ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, प्रस्तावना की संकल्पना, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वित्तीय आपातकाल एवं न्यायिक शीघ्रता, ये सभी आपके यूएसए के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से बात करें, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल, राज्यसभा का मनोनयन, राज्यसभा सीटों का बंटवारा आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, कैबिनेट व्यवस्था, द्विसदनी प्रणाली व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से ग्रहण किए गए हैं। जर्मनी के संविधान की बात किया तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का शब्द, लोकतंत्र और गणराज्य व्यवस्था। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं, प्रस्तावना में समाजवाद का शब्द। जापान के संविधान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आर्टिकल 21 के कुछ प्रावधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य के बीच संबंध, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, सदनों की संयुक्त बैठक। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। स्विट्जरलैंड के संविधान से राजनीतिक नीतियों के संदर्भ में निर्देशक तत्वों को शामिल यहाँ पर जो है ग्रहण किया गया है। तो अभी हमने भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए इसके बारे में हमने बात कर ली है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है संविधान की अनुसूची और भाग के बारे में। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप कहेंगे संविधान में 12 अनुसूची हैं। अब 12 अनुसूचियों को एक एक करके हम कर लेंगे कवर। संविधान में भाग की बात किया तो संविधान में 22 भाग हैं। अब एक एक करके सभी को पढ़ेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, याद रखना है, कहीं ना कहीं पॉलिटी से क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। पहली अनुसूची की बात किया है, भारतीय संघ के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम के बारे में बात की गई है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, पेंशन के बारे में उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय प्रशासन के बारे में बात की गई है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची में केंद्र शक्तियों के बंटवारे और राज्य शक्तियों के मध्य में उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में संविधान में 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है।
9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित नियमों के बारे में है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करती है और 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो आपकी ये भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूची अलग अलग प्रावधानों के बारे में बताती है। संविधान के हम भागों के बारे में बात किया। संविधान के टोटल 22 भाग हैं, एक एक करके। पहले भाग में संघ और उसके साथ क्षेत्र है, अनुच्छेद 104 तक है। इसके बाद भाग 2 नागरिकता के बारे में 5 से 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक। भाग 4 राज्य की नीति निरूपक तथ्य 36 से 51 तक। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य 51 ए में। भाग 5 में संघ के बारे में 52 से 151 में। भाग 6 में राज्य है 152 से 237 के बारे में। भाग 7 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से 238 था, इसको निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में 239 से 242 के बारे में। भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है 243 से 243 ओ। भाग 9 के काम में नगर पालिकाएं हैं 243 पी से 243 जेड जी तक। भाग 9 के काम में सहकारी समितियां हैं 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है 244 से 244 ए तक। भाग 11 में संघ राज्यों के बीच संबंध है 245 से 263। भाग 12 में वित्त संपत्ति संपदाएं और बाध्य के बारे में है 264 से 300 ए तक। भाग 13 व्यापार वाणिज्यिक समागम के बारे में 301 से 307। भाग 14 संघ राज्यों के अधीन सेवाएं हैं 308 से 323। भाग 14 का प्रशासनिक न्यायाधिकरण सीएटी के बारे में 323 ए से 323 बी तक है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है 324 से 329 ए तक। भाग 16 कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों के बारे में 330 से 342 तक। भाग 17 राजभाषा के बारे में 343 से 351 तक। भाग 18 में आपात उपबंध है 352 से 360। भाग 19 प्रक्रिया मिसलिरीज हैं 361 से 367 तक। भाग 20 में संविधान संशोधन है 368 में। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध है 369 से 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम और निरसन है 393 से 395। अब ये आर्टिकल जो यहाँ पर लिखे हैं वो तो लिखे हैं 395 तक। अभी वर्तमान में अगर आर्टिकल की बात किया तो वर्तमान में आर्टिकल 450 से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब कैसे हो चुके हैं? इन्हीं के खंडों को बना दिया गया है, जैसे 243 पी जेड 238 ए। तो इस तरीके से 450 से भी ज्यादा आर्टिकल वर्तमान में हो चुके हैं। वर्तमान में भारत में 12 अनुसूची हैं, 22 भाग हैं, 450 से ज्यादा आपके आर्टिकल हैं, याद रख लीजिए। कुछ परीक्षा से संबंधित तथ्य हैं, जैसे अनुसूची 3 के सभी राज्य और केंद्रीय मंत्रियों की शपथ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शपथ आदि का प्रावधान है। अब इसमें कुछ अपवाद है। क्या? राष्ट्रपति की शपथ और उपराष्ट्रपति की शपथ इसमें अलग से है, इसमें नहीं है। अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं का संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। संविधान के गठन के समय अनुसूची 14 भाषाएं उसमें टोटल जोड़ी गई थी। बात की जाए 22 भाषाओं में अंग्रेजी, भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी और हरियाणवी शामिल नहीं है। संविधान के गठन के समय 22 भाग शामिल किए गए थे। बाद में संशोधन करके 4 का 9 का 9 का 14 के बाद में जोड़ा गया है। वर्तमान में संख्या गणने के हिसाब से 25 भाग आपके हो जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, भाग हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद भाग 5 में है, प्रधानमंत्री का पद भी भाग 5 में है, महान्यायवादी का पद भाग 5 में है, सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में आता है। तो ये आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में आती है। राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता ये सभी आपके भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपका भाग 5 में आता है, 6 ये दोबारा लिख गया है। हाई कोर्ट की बात किया तो भाग 6 के अंतर्गत आता है और वित्त आयोग भाग 12 के अंतर्गत आता है। तो ये आप भाग किस भाग में कौन से संबंधित पद हैं, ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। अब बात की जा रही है कि राज्य का गठन स्थापना कब किया गया, कौन सी राज्य का गठन कब किया गया और किस वहां की स्थिति क्या बनी थी उस समय, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। पहला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान राज्य की बात की है 30 मार्च 1949 को गठन किया गया था। राजपूताना एजेंसी रियासत का यह भाग था। दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। बिहार राज्य की बात की 1950 में गठन हुआ। 1911 से ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था। इसके बाद असम की बात किया है तो असम 26 जनवरी 1950 में गठन हुआ। असम प्रांत के रूप में इसको जाना जाता था। उड़ीसा की बात किया 1950 में गठन हुआ। बिहार और उड़ीसा प्रांत का यह हिस्सा था। पश्चिम बंगाल की बात किया 1950 में गठन हुआ। ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत का हिस्सा था। मध्य प्रदेश की बात किया 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया था। भाग ए में सेंट्रल प्रोविंस, भाग बी में मध्य भारत, भाग सी में विंध्य प्रदेश कहा जाता था। इसके बाद
आपका तमिलनाडु 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। 1969 से पहले तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास था। आंध्र प्रदेश की बात किया है, 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। 1 अक्टूबर 1953 को जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की थी। कर्नाटक राज्य की बात किया है, 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। 1973 से पहले कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मद्रास राज्य और त्रावणकोर कोचीन का यह हिस्सा था। महाराष्ट्र राज्य की बात किया है, 1 मई 1960 को गठन हुआ, बम्बई राज्य का हिस्सा था। गुजरात राज्य की बात किया है, 1 मई 1960 को गठन हुआ, बम्बई राज्य का यह भी हिस्सा था। नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को किया गया था। नागालैंड एक केंद्र शासित प्रदेश बना था उस समय। हरियाणा की बात किया है, 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ, पूर्वी पंजाब का हिस्सा था। पंजाब 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ, पूर्वी पंजाब का यह भी हिस्सा था। हिमाचल प्रदेश की बात किया है, 25 जनवरी 1971 में गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। मेघालय की बात किया है, 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ और असम का हिस्सा था। मणिपुर की बात किया है, 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ। मणिपुर एक केंद्र शासित प्रदेश था। त्रिपुरा राज्य की बात किया है, 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ था। त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश था। सिक्किम राज्य की बात किया है, 16 मई 1975 को गठन हुआ। सिक्किम एक साम्राज्य था। अरुणाचल प्रदेश की बात किया है, 20 फरवरी 1987 में गठन हुआ। अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था। मिजोरम राज्य 20 फरवरी 1987 में गठन हुआ। मिजोरम एक केंद्र शासित प्रदेश था। गोवा की बात किया है, 30 मई 1987 को गोवा दमन द्वीप का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ की बात करें, 1 नवंबर 1956 गठन हुआ, मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा था। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ। 2006 से पहले उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। झारखंड की बात किया है, 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ, बिहार राज्य का हिस्सा था। तेलंगाना की बात किया है, 2 जून 2024 को गठन हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था। इसके साथ ही अंडमान निकोबार की बात किया है, ये आपकी यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं। अंडमान निकोबार की बात किया, 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। लक्षद्वीप का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। पांडुचेरी का गठन 1 जुलाई 1963 को हुआ। 2007 में पांडुचेरी का नाम बदल दिया गया था। जम्मू कश्मीर का गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा। लद्दाख की बात किया है, 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा। दादर नगर हवेली और दमन दीव की बात किया है, 26 जनवरी 2020 को गठन हुआ, केंद्र शासित प्रदेश का विलय अधिनियम 2019 के द्वारा। पहले दादर नगर हवेली अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, 2020 में इन दोनों को मिला दिया गया है, याद रखना है। तो जितने भी भारत में राज्य और यूनियन टेरिटरीज है, इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है, आप ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब ऐसे अनुच्छेदों की बात करेंगे, आर्टिकल्स की, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इससे आप नहीं बच पाओगे। अनुच्छेद हम एक आर्टिकल 1 की बात की जाए, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अगर हम अनुच्छेद बार बार ना बोल पाए, सीधा बोलें 314, तो आप थोड़ा समझ लेना, इतना आप लोग पढ़े लिखे हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 संघ का नाम राज्य क्षेत्र के बारे में है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाएं मौजूदा राज्य नामों में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, यह अनुच्छेद ब्रिटेन और यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के तहत इसमें प्रमाण मिलते हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बात की गई है। भारत रत्न जो है अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं: बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सभी जगह घूमने की स्वतंत्रता, राज्य के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता और व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। इसके अंतर्गत निजता का अधिकार, पसंद के जीवन साथी चुनने का अधिकार, यात्रा करने का अधिकार, इलाज का अधिकार, शुद्ध ऑक्सीजन लेने का अधिकार इत्यादि चीजें आपकी आर्टिकल 21 में शामिल की गई हैं। आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 23 में मानव शरीर तस्करी, बिना पैसे के काम और बाल श्रम का निषेध किया गया है। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों में काम नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 25 में
किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। हिंदू शब्द में बौद्ध, सिख और जैन को भी शामिल किया गया है। आर्टिकल 29 में बात की जाए, अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण और सुरक्षा संबंधी अधिकार भी यहाँ पर दिए गए हैं। अनुच्छेद 32 में बात की जाए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने, आप कहेंगे, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। 5 प्रकार की रिट दी जाती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। और इन सब में अलग अलग बातों बताई गई हैं। आर्टिकल 39 में महिला और पुरुषों को समान नागरिक संहिता, समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क न्याय अधिकार दिया गया है। सर्वाधिक समाजवाद इसी अनुच्छेद में देखने को मिलता है 39 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 43 राज्य में काम करने वाले निर्भय मजदूरों को बंदोबस्त करेगा। मनरेगा में इसी अनुच्छेद के तहत काम दिया जाता है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है। भारत में 19 सितंबर 2018 को 3 तलाक को अवैध घोषित किया जा चुका है। अनुच्छेद 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के देखभाल संबंधी शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। आर्टिकल 47 में राज्य के द्वारा जीवन स्तर सुधारने के लिए मादक पदार्थों का प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें गुटखा, शराब पर प्रतिबंध है और इसी अनुच्छेद के तहत जो है लगाया जाता है। अनुच्छेद 48 में दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाई गई है। गौ हत्या पर प्रतिबंध इसी अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। राज्यों के द्वारा पॉलीथीन पर प्रतिबंध इसी अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और वस्तुओं के संरक्षण का संबंध है, जिसमें ताजमहल, लाल किला आदि इमारतों का संरक्षण किया जाता है। अनुच्छेद 50 में राज्य में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। भारत में जो विदेश नीति है वो आपके 51 के अंतर्गत ही आती है। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के बाद 25 जुलाई को शपथ जो है लेते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अगर चुनाव संबंधी विवाद हो जाता है, उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं बल्कि नियुक्त होता है। अनुच्छेद 76 में भारत का महिन्यावादी से संबंधित है। आर्टिकल 79 संसद के प्रावधान से संबंधित है। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना से संबंधित है और आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 100 कहता है कि संसद के लिए आवश्यक गणपूर्ति होना जरूरी है। लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत का प्रावधान इसमें रखा गया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। पहली बार संयुक्त अधिवेशन की बैठक दहेज उन्मूलन विधेयक 1961 में बुलाई गई थी। अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा का स्पीकर द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के बारे में है। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयक के प्रावधान है। अनुच्छेद 118 में संसद बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान इसमें किया गया है। आर्टिकल 129 129 में अभिलेख न्यायालय है। न्यायालयों के जो निर्णय होते हैं भविष्य में बाध्यकारी होते हैं। आर्टिकल 131 में 131 में बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट का मूल एवं प्रारंभिक अधिकार है। केंद्र राज्य के बीच में विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट ही निपटारा करेगा। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पर पुनर्विचार के लिए है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपना निर्णय भी बदल सकता है। अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्री या ऑर्डर जारी करने से संबंधित है। अयोध्या विवाद के निर्णय में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद के तहत सुन्नी बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन जो है प्रदान की थी। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अयोध्या विवाद हो, कावेरी विवाद हो, इस पर अनुच्छेद के तहत जो है सलाह ली गई थी। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियां एवं कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान में संशोधन के बाद एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 155 में बताया गया है कि राज्यपाल को नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।
अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है, राज्यपाल को मृत्युदंड क्षमादान शक्ति प्राप्त जो है नहीं है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था से संबंधित है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों के सर्जन एवं उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 170 राज्यों में विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 171 राज्य में विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 202 में राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य के बजट के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 231 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना प्रावधान है। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा के गठन से है। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों के गठन संविधान से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 262 अंतर राज्य नदियां नदी घाटियों के बारे में जल संबंधी विवाद के निपटारों से संबंधित है। अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद के प्रावधान है। अनुच्छेद 266 के 1 में संचित निधि के बारे में है। अनुच्छेद 266 2 लोक लेखा निधि के बारे में है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि के बारे में है। अनुच्छेद 279 ए जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 3 अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस और आईपीएस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लोक सेवा के आयोग की स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 323 ए की बात किया है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण सीएटी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 326 में वैश्यों को वोट देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार में आता है। अनुच्छेद 330 की बात की जाए, लोकसभा में एससी और एसटी वर्ग का आरक्षण है। 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन की लोकसभा में 2 सीटों को कुछ समय के लिए समाप्त यहाँ पर कर दिया गया है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग का प्रावधान है और 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान है। 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान है। तो आपका एससी, एसटी और आपका ओबीसी का प्रावधान इसको 338 ए बी में रखा गया है। 343 इसमें संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो है देवनागरी होगी। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता के मामले पर लगता है। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन जो है उत्तर प्रदेश में राज्य में लगाया गया है। वो सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगाया गया था। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। अनुच्छेद 365 में संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में है। 5 अगस्त 2019 को प्रावधानों के साथ जम्मू कश्मीर वाला जो आपका प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 371 में अगर बात की जाए, अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र गुजरात के लिए विशेष प्रावधान है। 371 ए में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371 बी में असम राज्य के लिए स्पेशल प्रावधान है। 371 सी में मणिपुर राज्य के लिए प्रावधान है। 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए प्रावधान है। 371 एफ में सिक्किम राज्य के लिए प्रावधान है। 371 जी में मिजोरम राज्य के लिए प्रावधान है। 371 एच में अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रावधान है। 371 आई में गोवा के लिए प्रावधान है। 371 जी में कर्नाटक राज्य के लिए प्रावधान है। अच्छा, कुछ आपके ना समकक्ष अनुच्छेद है, जैसे प्रधानमंत्री के लिए 74 है, इसमें आप 89 ऐड कर दोगे तो मुख्यमंत्री के लिए 163 आ जाएगा। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 72 में 89 ऐड कर दोगे, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति 161 आ जाएगा। महान्यायवादी 76 में है, 89 ऐड कर दोगे, महाधिवक्ता 165 में आ जाएगा। संसद 79 में है, 89 ऐड कर दोगे, विधानमंडल 168 में आ जाएगा। राज्यसभा 80 में है, 89 ऐड कर दोगे, विधान परिषद 169 आ जाएगा। लोकसभा 81 में है, 89 ऐड कर दोगे, विधान परिषद 170 में आ जाएगा। तो आप समझ सकते हो ऐसे भी ट्रिकों से याद किया जा सकता है। अब हमारा यहां से ये कहें हम कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर आ चुका है। क्यों? फंडामेंटल राइट्स और आपका डीपीएसपी।
नीति निस्बत, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर आपका चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। भारत के मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के राइट बिल से की जाती है। संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है। इसकी प्रवृत्ति नकारात्मक है, लेकिन यह बाध्य योग होते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। भारत में मूल अधिकार को सर्वप्रथम मांग स्वराज्य विधेयक 1895 में की गई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान में मूल अधिकारों की मांग की थी। 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन में सरदार पटेल के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकार की मांग की गई थी। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1964 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मूल अधिकारों को संशोधन किया जा सकता है। कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, जिनमें से 15, 16 याद कर लो, 15, 16, 19 अलग है, फिर 29 और 30। आपकी ये जो 5 मौलिक अधिकार हैं, केवल ये इंडियंस को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कुछ मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। 14, 21, 22, 23, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये मौलिक अधिकार आपके भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त होते हैं, लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अब हम एक एक करके मौलिक अधिकारों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है समता का अधिकार, जिसे समानता का अधिकार भी कहते हैं। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण आर्टिकल 14 में। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आर्टिकल 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। तो 14 से 18 तक आपका समता का अधिकार आ गया। स्वतंत्रता के अधिकार की बात की है, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। वाक्य स्वतंत्र आदि विषय के अधिकारों का संरक्षण आर्टिकल 19 में आता है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की आर्टिकल 23-24 में। मानव के दुराव्यापार बलात्संग में निषेध की बात की आर्टिकल 23 में है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध आर्टिकल 24 में बात की गई है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 की 28 के अंतर्गत आता है। अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों में संदाय की स्वतंत्रता आर्टिकल 27 में है। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का अधिकार आर्टिकल 28 में है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30 के अंतर्गत आते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आर्टिकल 30 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 से 35 के अंतर्गत आता है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार आर्टिकल 32 में है। मूल अधिकारों को संशोधन करने की संसद की शक्ति आर्टिकल 33 में है। सैनिक कानून वाले क्षेत्रों में मूल अधिकारों का प्रतिबंधन आर्टिकल 34 में है। मूल अधिकारों संबंधी उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए प्रावधान आर्टिकल 35 के अंतर्गत रखे गए। तो जितने भी आपके मूल अधिकार हैं, इनको आप थोड़ा सा अच्छे से कवर कीजिएगा। मूल अधिकार के बाद डीपीएसपी नीति निष्ठ तत्वों की बात किया है। क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। इसका प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 4 में वर्णित है। संविधान में नीति तत्वों को 36 से 51 तक में रखा गया है और यह सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन बाध्य योग नहीं है। साम्राज्यवाद समाजवाद नीति तत्वों में ही देखने को मिलते हैं। गांधीवादी की विचारधारा को समावेशित नीति तत्वों में किया गया है। राज्य के नीति तत्वों में कुछ ऐसे प्रावधान है जो कुछ कल्याणकारी हैं, जैसे प्रसूति सहायता के लिए जननी सुरक्षा आर्टिकल 42 में आता है। मनरेगा की योजना 43 में। 3 तलाक कानून आर्टिकल 44 में। शराब गुटखा प्रतिबंध आर्टिकल 47 में। गौ हत्या प्रतिबंध आर्टिकल 48 में और पॉलीथीन पर प्रतिबंध 48A के अंतर्गत रखा जाता है। ये कैसे हैं? कल्याणकारी आपके अनुच्छेद हैं। हालांकि राज्य में कुछ नीति तत्वों की बात की 36 से 51 में। आर्टिकल 36 कहता है कि नीति तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, और आर्टिकल 12 में जो परिभाषा बताई गई है वही 36 में है। आर्टिकल 37 में न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय न होने पर भी देश के शासन में मूलभूत होना। आर्टिकल 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
आर्टिकल 39 के काम है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान करना। आर्टिकल 39 के काम है स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाना। आर्टिकल 43 में कर्मकारों के निर्वाह मजदूरों को मजदूरी आदि प्रदान करना। आर्टिकल 43 काम है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करना। आर्टिकल 45 में बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर प्रदान करना। आर्टिकल 46 में दुर्बल वर्गों को शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। आर्टिकल 47 में पोषण स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करना लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन करना। 48 के काम है पर्यावरण का संरक्षण करना, संवर्धन करना और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण करना। आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। ये आपके आर्टिकल 36 से 51 तक आपके डीपीएसपी के अंतर्गत रखे जाते हैं। अच्छा, आपके फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में क्या अंतर है इसको बारे में समझे। मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि नीति अनुसक्त आइलैंड के संविधान से लिए गए। संविधान के भाग 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जबकि डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, इसको लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। यह व्यक्ति के अधिकार होते हैं, यह समाज की भलाई के लिए कार्य होते हैं। यह नागरिक अधिकारों को स्वतः प्राप्त होते हैं, यह सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो दोनों में छोटे छोटे अंतर हैं, याद कर लो। अब आता है मौलिक अधिकार नीति तत्वों के बाद मौलिक कर्तव्यों के बारे में। संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4 के काम है अनुच्छेद 51 के काम में रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लाए गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने 12 सदस्य शामिल थे। AR अंतुल्य, SS रे, CM स्टीफन, स्वर्ण सिंह, रजनी पटेल, HR गोखले, VA सैयद मोहम्मद, VN गाडगिल, DP सिंह, दिनेश गोस्वामी, BN बनर्जी, वसंत काठे। मौलिक कर्तव्य जो है कहां से लिया गया, कभी क्वेश्चन आ जाए तो रूस के संविधान से प्रेरित है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो आपके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। 11 मौलिक कर्तव्यों की बात किया है तो पहला आता है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे, उसकी आदर्श संस्थाओं राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा मौलिक कर्तव्य के स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसको अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा है देश की रक्षा करे। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान मातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठवां कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे, उसका निर्माण करे। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, उसका संवर्धन करे। आठवां वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। 10वां है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष बढ़ने की ओर सतत प्रयास करे। 11वां जो आपका 86वें संविधान संशोधन में बाद में जोड़ा गया, माता पिता एवं संरक्षा का कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाना माता पिता संरक्षा का कर्तव्य है। तो हमने यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके डीपीएसपी मौलिक कर्तव्य और आपका राज्य की नीति तत्वों की यहाँ पर बात की है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें राज्य व्यवस्था की तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पर हम जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे, लोकसभा राज्यसभा करेंगे, विधानसभा विधान परिषद का करेंगे, राष्ट्रपति राज्यपाल का, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का, महान्यायवादी महाधिवक्ता का। तो ये कुछ हम आपके टिप्स के माध्यम से जो है याद करेंगे, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और याद करने में पूरी कोशिश आप भी करिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए, संविधान में प्रावधान राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 में है और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में। अच्छा, एक एक करके बात कर लेते हैं, याद हो जाएगा। राष्ट्रपति का सबसे पहले देखें, संविधान में आर्टिकल 52 में है 35 वर्ष और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। चुनाव में प्रस्तावक अनुमोदक 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए। 15,000 रुपए जमानत राशि रखी जाती है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें इनके निर्वाचन में शामिल होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया अनुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमण के द्वारा चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह मिलता है और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर अपने मुख्य पद से मुक्त हो सकते हैं। अब इसी तरह हम नेक्स्ट आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 63 है। 35 वर्ष या राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होना चाहिए। 15,000 रुपए राशि जमानत के तौर पर रखी जाती है। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य इसमें शामिल किए जा सकते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इनका शपथ दिलवाई जाती है। 4 लाख रुपया प्रति माह इनका वेतन होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो आपका प्रेसिडेंट और आपके उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में अंतर है। अब आता है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अंतर। तो लोकसभा जो है आपका निम्न सदन होता है, अस्थायी सदन होता है, जनता का सदन होता है, ग्रीन कारपेट हाउस कहा जाता है। संविधान में आर्टिकल 81 में वर्णन किया गया है, कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की 550 है। कम से कम संख्या वर्तमान में 500, अधिकतम मैक्सिमम की बात किया है तो आप कहेंगे 550 है और वर्तमान में सदस्य संख्या 543 है। कार्यकाल 5 वर्ष का है। चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है। शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है। इसी तरह राज्यसभा के सदस्य की बात किया है, उच्च सदन कहा जाता है, स्थायी सदन कहते हैं, राज्य का सदन कहा जाता है, रेड कारपेट हाउस कहा जाता है। राज्यसभा में प्रावधान में आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख है। 30 वर्ष आयु कम से कम होनी चाहिए तभी राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। अधिकतम संख्या की बात किया 250 अधिकतम संख्या है और वर्तमान में संख्या 245 है। 6 वर्ष के लिए व्यक्ति चुना जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति शपथ दिलवाते हैं। इसके बाद विधानसभा और विधान परिषद की बात किया है। विधानसभा का उल्लेख आर्टिकल 170 में किया गया है। निम्न सदन और अस्थायी सदन होता है। 25 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए और अधिकतम आपके 500 सदस्य होते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यपाल या उसके द्वारा नामित व्यक्ति आपका शपथ दिलवाता है। इसी तरह विधान परिषद में आर्टिकल 171 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। उच्च सदन स्थायी सदन होता है। 30 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। अधिकतम विधानसभा के 1/3 और न्यूनतम कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यपाल या उसके द्वारा नामित व्यक्ति इसको शपथ जो है दिलवाते हैं। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में हम अंतरों की बात कर लिया है। राष्ट्रपति का उल्लेख जो है आर्टिकल 52 में आता है। देश का प्रथम नागरिक होता है। 35 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा मतदान होता है। 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 123 में है और वीटो की शक्ति 111 के अंतर्गत है। ये तीनों ही शक्तियां वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब राज्यपाल के बारे में बात किया तो आर्टिकल 153 के तहत आपका उल्लेख है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जिस तरह देश का प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट होता है, उसी तरह जो गवर्नर होता है राज्यपाल, वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। 35 वर्ष की आयु पर चुनाव होता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है और त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। क्षमादान शक्ति आर्टिकल 161 में है। आपकी अध्यादेश शक्ति आपके 213 में है। आपका वीटो की शक्ति 200 में है। तो इनका भी आपका ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री। इन दोनों की तुलना की जाए, प्रधानमंत्री का प्रावधान आर्टिकल 75 में है। 75 में संघ की कार्यकारिणी का वास्तविक प्रमुख होता है। केंद्र सरकार की प्रमुख वक्ता होता है। 25 वर्ष की आयु के ऋतु अगर है तो प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। सामान्यतः लोकसभा का चुनाव के द्वारा इसका चुनाव की प्रक्रिया होती है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंप सकते हैं। प्रधानमंत्री का कार्य मंत्रालयों का आवंटन करना, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करना, नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष पद का निर्वहन करना। मुख्यमंत्री की बात किया तो आर्टिकल 164 में उल्लेख है, राज्य कार्यकारिणी का वास्तविक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। आयु योग्यता में प्रत्यक्ष विधानसभा के चुनाव द्वारा होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है और राज्यपाल को ही त्यागपत्र सौंप सकते हैं। राज्य के मंत्रालय का आवंटन करना, राज्य मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करना, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष, राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए अन्य आयोगों की अध्यक्षता करना सीएम का कार्य होता है। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गया, इन सब में ज्यादातर सिमिलरिटी देखने को मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की बात किया है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट है और ये आपका हाई कोर्ट है।
सुप्रीम कोर्ट के संविधान में बात किया भाग 5 में है 124 से 147 तक आपके आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। न्यायालय की संख्या 1 है, केवल दिल्ली में है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की कॉलेजियम की सहायता से की जाती है। शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। 5 वर्ष तक या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट रहा हो, यही योग्यता एलिजिबिलिटी है। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष है। वेतन मुख्य न्यायाधीश को 2.2 लाख 80 हजार मिलता है और न्यायाधीश को 2 लाख 50 हजार मिलता है और राष्ट्रपति को यह त्यागपत्र सौंप सकता है। अब इसी तरह उच्च न्यायालय में संविधान के भाग 6 में वर्णन है 214 से लेकर 231 तक इसमें अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है। न्यायाधीशों की संख्या की बात न्यायालयों की संख्या की बात किया भारत में 25 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की कॉलेजियम की सहायता से की जाती है। शपथ राज्यपाल दिलवाता है। 10 वर्ष तक न्यायालय में एडवोकेट रहा हो या 10 वर्ष तक न्यायिक का कार्य किया हो, यह इसकी एलिजिबिलिटी है। न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष 62 वर्ष है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 मिलता है और न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 मिलता है और राष्ट्रपति को यह त्याग पत्र सौंप सकता है। याद रखना है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो आपके राज्यपाल को शपथ त्याग पत्र नहीं सौंपते हैं। शपथ राज्यपाल दिलवाएगा लेकिन त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को ही सौंपी जाती है। अब हम बात करेंगे महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता के बारे में। महान्यायवादी की बात सबसे पहले की जाए तो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। आर्टिकल 76 और भाग 5 में इसका वर्णन है। योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। वेतन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। वर्तमान में पदवी खाली है शायद, या अभी इसमें नहीं लिखा है। भारत सरकार को कानूनी विषय पर सलाह देना, संसद को संबोधित करना, संसद की बैठक में भाग लेना, किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है और संयुक्त अधिवेशन में भी भाग ले सकता है। ये सभी कार्य महान्यायवादी के अंतर्गत आते हैं। क्या नहीं कर सकता? संसद में मतदान नहीं कर सकता है लेकिन भाग ले सकता है। अगर हम इसी तरह महाधिवक्ता की बात किया है तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। भाग 6 में आर्टिकल 165 में इसका उल्लेख है। योग्यता हाईकोर्ट के जज के समान होती है। नियुक्ति राज्यपाल दिलवाता है। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। वेतन राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। त्यागपत्र राज्यपाल को देता है और प्रथम मध्य प्रदेश के अगर महाधिवक्ता की बात किया श्री एम अधिकारी थे। वर्तमान में आप लोग अपडेट करना। राज्य को इसका शक्तियां जो है, राज्य को कानूनी विषय पर सलाह देना, राज्य विधानमंडल को संबोधित करना, विधानसभा की बैठक में भाग लेना और किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। लेकिन याद रखना है, ये क्या नहीं कर सकता? मतदान ये भी नहीं कर सकता है। तो महान्यायवादी केंद्र के मामले में और महाधिवक्ता राज्य के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात की जाए भारत के निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की। सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग की बात किया है। 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 324 में है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। संरचना में एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, टोटल 3 होते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक कार्यकाल रहता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य कार्य भारत में सांसद, राज्य में विधानसभा के चुनाव करवाना। त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रथम आपके राज्य के भारत के निर्वाचन आयोग की बात किया सुकुमार सेन थे। अब अलग अलग राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना अलग अलग की गई है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अनुच्छेद की बात किया 243 के में इसका उल्लेख है। केवल एक मुख्य इसमें आयुक्त होता है। 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक कार्यकाल पद पर रहता है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राज्य में पंचायत नगरीय निकायों का चुनाव करवाना इसका कार्य होता है। राज्यपाल को त्यागपत्र जो है सौंप सकता है। अब इसी तरह संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की बात की जाए। संघ लोक सेवा आयोग का गठन जो है 1926 में किया गया था, आर्टिकल 315 के अंतर्गत। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एक अध्यक्ष और कुछ अन्य आपके सदस्य होते हैं। वर्तमान में एक अध्यक्ष है और 10 अन्य सदस्य हैं। हालांकि हर साल इसमें जो है आपके सदस्यों को बदल दिया जाता है। कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। मुख्य कार्य केंद्र एवं अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं का आयोजन करवाना, हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसी तरह राज्य लोक सेवा आयोग की बात किया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठन किया गया है। संवैधानिक प्रावधान 315 में ही है। एक अध्यक्ष कुछ अन्य सदस्य होते हैं। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक पद पर रहता है। राज्यपाल नियुक्ति करता है। राज्यपाल के द्वारा ही शपथ दिलवाई जाती है। याद रखना है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्य सेवाओं की परीक्षाओं का आयोजन करवाना इसका जो है मुख्य कार्य होता है। तो ये हमारा चैप्टर आज का बहुत महत्वपूर्ण था, याद रखना है। सभी का हमने अंतर बात की है। अब अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, हमने अंतर की तो बात की है, ये तो एक आपका बेनिफिट हो गया, लेकिन प्रॉपर तरीके से हमने अलग अलग चीजों पर भी हमने बात कर रखी है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
चलिए नेक्स्ट चैप्टर आता है राष्ट्रपति संबंधी कुछ अनुच्छेद हैं और कुछ आपके फैक्ट हैं। किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति दी गई है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है और आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन की पात्रता है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में है। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के पद की शपथ है। 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में है। 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति है। 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को सलाह मांगने का अधिकार जो है दिया गया है। तो ये कुछ आपके आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति से संबंधित। अब हम राष्ट्रपति के कार्यकाल और विशेष तथ्यों की बात किया तो आप सभी को पता होगा कि अब वैसे तो बहुत हैं लेकिन फिर भी चलो हम कवर कर लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के क्रम में थे, याद रखना है 1952 से 62। अच्छा हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं इनके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में, कार्यकाल छोड़ देते हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, 2 बार राष्ट्रपति पद पर संभालने वाले व्यक्ति रहे। राधा कृष्णन वह उपराष्ट्रपति रहे हैं और राष्ट्रपति भी चुने गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। बीबी गिरे राष्ट्रपति जिनके समय 2 बार मतगणना की गई थी। फखरुद्दीन अली अहमद की बात किया है, भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए और राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। ज्ञानी जेल सिंह जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति थे और भारत के सिख राष्ट्रपति थे। और वेंकट रमन एलपीजी सुधारों के समय भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री 1962 से संबंधित रहे हैं। के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन इंडिया और पीपुल्स प्रेसिडेंट नाम से प्रसिद्ध थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी 2007 से 2012 के दौरान। श्री प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। रामनाथ कोविंद एक देश एक चुनाव की संभावना पर गठित समिति के अध्यक्ष हैं। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं जो कि अभी वर्तमान में भी स्थित हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर एम हिदायतुल्लाह को जाना जाता है। अब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती रह चुके हैं, याद रखना है। तो ये राष्ट्रपति संबंधी कुछ आपके इंपोर्टेंट फैक्ट थे, याद रखना है। अब प्रधानमंत्री की सूची और कुछ फैक्ट के बारे में बात की है। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक रहे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1955 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन का रहा है, हालांकि नेहरू जी का अब हो चुका है। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। इंदिरा गांधी की बात की है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। 1971 में भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। अधिकतम बजट 10 बार पेश करने वाले केंद्रीय वित्त मंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री रहे, एक भी बार लोकसभा में सामना नहीं किया है। राजीव गांधी सबसे कम उम्र 40 वर्ष में बनने वाले प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी को भारत का सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। 1980 से 82 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चंद्रशेखर की बात किया है, कन्याकुमारी से राजघाट तक इन्होंने पदयात्रा की थी। पीवी नरसिम्हा राव की बात किया है, 73 और 74वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री थे। भारत की लोक ईस्ट नीति इन्हीं के समय में लाई गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की बात किया है, सबसे न्यूनतम कार्यकाल प्रधानमंत्री रहा है, केवल 13 दिनों का। जन्मदिन सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। एच.डी. देवगौड़ा की बात किया है, जनता दल पार्टी संबंधित रहे हैं। 1994 में कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री बने थे। इंद्र कुमार गुजराल की बात किया है, पड़ोसी देशों के साथ अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए गुजराल सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादन किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की भारत के वित्त मंत्री के रूप में एलपीजी मॉडल का योगदान दिया है। और भारत में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले व्यक्ति हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर नरेंद्र मोदी हैं। डॉक्टर नरेंद्र मोदी नहीं, पीएम मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, माफी चाहता हूं। इसके बाद बात किया है राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बारे में। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में कुछ आपके आर्टिकल्स हैं, इसके बारे में बात किया है। राज्यपाल के बारे में सबसे पहले आर्टिकल 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी।
आर्टिकल 155 राज्य के राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल जो होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। आर्टिकल 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं बताई गई हैं। आर्टिकल 158 में राज्यपाल पद की शर्तों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 159 में राज्यपाल के द्वारा शपथ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में है। आर्टिकल 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 164 में राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। आर्टिकल 165 में राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में है। आर्टिकल 174 में राज्यपाल के द्वारा राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसन और विघटन के बारे में है। आर्टिकल 200 राज्यपाल के द्वारा राज्य के बिलों पर अनुमति के बारे में है। आर्टिकल 202 राज्य वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के सदन में बजट का विवरण पेश करेगा। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। तो आपका ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे भारत में महिला मुख्यमंत्री की। कौन सी महिला मुख्यमंत्री भारत में रही है? सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की रह चुकी, उमा भारती मध्य प्रदेश की, नंदनी उड़ीसा राज्य की, सैयद अनवरा तैमूर असम राज्य की, जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु राज्य की, जयललिता तमिलनाडु राज्य की, मायावती उत्तर प्रदेश राज्य की, राजेंद्र कौर भट्टल पंजाब राज्य की, सुषमा स्वराज दिल्ली की, शीला दीक्षित दिल्ली की, वसुंधरा राजे राजस्थान की, राबड़ी देवी बिहार राज्य की, शशिकला काकोदकर गोवा की, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की, आनंदीबेन पटेल गुजरात राज्य की, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की, आतिशी मार्लेना दिल्ली की, रेखा गुप्ता दिल्ली की। ये 18 महिलाएं हैं जो अलग अलग राज्यों की मुख्यमंत्री जो है चुनी गई हैं, याद रखना है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रथम महिला राज्यपाल चुनी गई। उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू, मध्य प्रदेश की सरला ग्रेवाल, महाराष्ट्र की विजय लक्ष्मी पंडित, राजस्थान की प्रतिभा पाटिल, कर्नाटक की वी.एस. रमा देवी, गुजरात की शारदा मुखर्जी, पश्चिम बंगाल की पद्मा नायडू सरोजनी नायडू की पुत्री, छत्तीसगढ़ की आनंदीबेन पटेल, झारखंड की द्रौपदी मुर्मू। ये ऐसी राज्यपाल हैं जो अलग अलग राज्यों में प्रथम महिला राज्यपाल के तौर पर चुने गए हैं। अब हम कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर पहले मुख्यमंत्री कौन बने। जैसे मध्य प्रदेश में पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत, राजस्थान में हीरालाल शास्त्री, छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी, गुजरात के जीवराज नारायण मेहता, उत्तराखंड के नित्यानंद स्वामी, हिमाचल प्रदेश के यशवंत सिंह परमार, बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा, झारखंड के बाबूलाल मरांडी, पश्चिम बंगाल के प्रफुल्ल चंद्र घोष, आंध्र प्रदेश के टी प्रकाशम पंतुलु, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, असम के गोपीनाथ बोरदलोई, दिल्ली के चौधरी ब्रह्म प्रकाश, गोवा के प्रताप सिंह राणे, हरियाणा के पंडित भगवत दयाल शर्मा, कर्नाटक के चेंगल राया रेड्डी, केरल के ई.एम.एस. नमूदिरी पाद, महाराष्ट्र के यशवंत राव चौहान, उड़ीसा के हरे कृष्ण मेहताब और सिक्किम के कांजी दोरजी। ये अलग अलग राज्यों के प्रथम मुख्यमंत्री चुने गए हैं, इसके बारे में बात की है। प्रथम राज्यपाल कौन बने इसके बारे में बात की है। महिलाएं किस राज्य की सीएम बने इसके बारे में बात की है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और यहाँ पर उच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। जब दोनों की बातें करनी है तो सबसे पहले हम सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायालय की स्थापना एवं गठन है। अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष आज्ञा है। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 141 में उच्चतम न्यायालय स्वयं के निर्णयों आदेशों की समीक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्री या ऑर्डर जारी किया जा सकता है। और अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अब इसी तरह उच्च न्यायालय से संबंधित अगर बात की जाए, अच्छा उच्च न्यायालय से पहले बाद में बात करेंगे, पहले सर्वोच्च न्यायालय के कुछ हम फैक्ट भी बात कर लेते हैं जो कि इंपोर्टेंट है। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली स्थापित की गई है, जो शीर्ष इसका उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। यह प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया है। संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया है। जनहित याचिका के जनक पी.एन. भगवती को कहा जाता है। जनहित याचिका की जननी पुष्पा कपिला हिंगोरानी कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि जो है संसद कर सकती है। न्यायाधीशों के वेतन भत्तों को संसद के द्वारा निर्धारित की जाता है। इसी सत्र में अगर बात करें तो न्यायाधीश
कोरम नहीं होने पर सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव का विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 है, हालांकि अभी और भी बढ़ चुकी है, 38 तक हो चुकी है। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट की। आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालय का गठन है। आर्टिकल 217 में नियुक्ति और संबंधी शर्तें हैं। सॉरी, आर्टिकल 219 में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में है। आर्टिकल 222 न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। आर्टिकल 223 उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 225 उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 226 न्यायालय में उच्च न्यायालय रिट अधिकार प्रदान करता है। और आर्टिकल 231 दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान भी किया जा सकता है। अब उच्च न्यायालय संबंधी कुछ फैक्ट की बात की है। राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है। आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है। रिट जारी करने के मामले में उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। 1862 में प्रथम 3 हाईकोर्ट मद्रास, कोलकाता, मुंबई कोर्ट स्थापित किए गए थे। भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ बनी थी। अधीनस्थ न्यायालयों का परीक्षण उच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। तो आपके जो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हैं, इससे संबंधित हमने प्रश्नों की बात की है। अब हम बात करेंगे भारत के जो उच्च न्यायालय हैं उसकी। जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित किया गया था। इसका न्यायिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार में है। कलकत्ता में स्थापित किया गया और इसकी खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है। मद्रास उच्च न्यायालय में स्थापना 1862 में की गई थी। तमिलनाडु और पंडुचेरी में न्यायिक क्षेत्र है। चेन्नई में आपका हेड उच्च न्यायालय चेन्नई में है। मदुरै इसकी खंडपीठ है। मुंबई उच्च न्यायालय की बात किया 1862 में स्थापना की गई। महाराष्ट्र, मुंबई, दादर नगर हवेली, दमनदीप इसमें न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। मुंबई में स्थित है। नागरपुर, पणजी और औरंगाबाद में इसकी खंडपीठ है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। न्यायिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश आता है। प्रयागराज में इसका उत्तर प्रदेश में स्थित उच्च न्यायालय है। लखनऊ इसकी खंडपीठ है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में की गई है। कर्नाटक न्यायिक क्षेत्र आता है। बेंगलुरु में है। हुबली, धारवाड़ और गुलबर्गा में खंडपीठ है। बिहार राज्य उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में बिहार न्यायिक क्षेत्र आता है। पटना में इसका स्थान है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1936 में फिर 1956 में की गई। मध्य प्रदेश न्यायिक क्षेत्र आता है। जबलपुर में इसका स्थान है। ग्वालियर और इंदौर में इसकी खंडपीठ है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1943 में जम्मू कश्मीर में की गई थी। श्रीनगर में इसका स्थान है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1947 में की गई। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ न्यायिक क्षेत्र में आता है। चंडीगढ़ में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में की गई। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम न्यायिक क्षेत्र आता है। गुवाहाटी में स्थित है। कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में इसकी खंडपीठ है। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में की गई। उड़ीसा न्यायिक क्षेत्र में आता है। कटक में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में की गई। राजस्थान में है। जोधपुर में इसका मुख्यालय है और जयपुर इसकी खंडपीठ है। हैदराबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1954 में की गई थी। तेलंगाना न्यायिक क्षेत्र में आता है। हैदराबाद में स्थित है। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में की गई। केरल और लक्षद्वीप न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। कोचीन में स्थित है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में की गई। गुजरात न्यायिक क्षेत्र में आता है। अहमदाबाद में स्थित है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में आता है। नई दिल्ली में स्थित है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में की गई। हिमाचल प्रदेश न्यायिक क्षेत्र में आता है। शिमला में स्थित है। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में की गई। सिक्किम न्यायिक क्षेत्र में आता है। गंगटोक में है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में की गई। उत्तराखंड न्यायिक क्षेत्र में आता है। नैनीताल में स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में की गई। झारखंड न्यायिक क्षेत्र में आता है। रांची मुख्यालय, रांची मतलब स्थित है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में की गई। छत्तीसगढ़ न्यायिक क्षेत्र में आता है। बिलासपुर में स्थित है। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में की गई। मणिपुर न्यायिक क्षेत्र में आता है। इम्फाल इसमें स्थित है। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में की गई। मेघालय न्यायिक क्षेत्र में आता है। शिलांग में है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में की गई। त्रिपुरा इसका न्यायिक क्षेत्र में आता है। अगरतला में स्थित है। और अंतिम में 25वें नंबर का आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जनवरी 2019 को की गई। आंध्र प्रदेश न्यायिक क्षेत्र में आता है। अमरावती में स्थित है। तो भारत में कितने 25 उच्च न्यायालय हैं। इन 25 उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई, किस न्यायिक क्षेत्र में आता है, कहां पर स्थित और खंडपीठ कहां है, इसके बारे में हमने अभी बात की है। अब आता है भारत में स्थानीय सुशासन।
अब स्थानीय सुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्थानीय सुशासन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से यहाँ पर पंचायतों की बात की गई है भाग 9 में, 73 में, और 9 के ई में नगर पंचायतों की बात की गई है। 73 में पंचायतों में 29 विषय रखे गए हैं और 74 में 9A नगर पंचायत में 18 विषय का उल्लेख किया गया है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल में चोल शासन में अंतर्गत स्थानीय शासन देखने को मिलता है। 1882 में स्थानीय सुशासन की स्थापना का जो प्रयास है वो गवर्नर जनरल रिपन के द्वारा किया गया था और इन्हें स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। संविधान के गठन के समय अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था की नीति तत्वों में शामिल किया गया है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में देश के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। पंचायती राज बात की जाए तो संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत जो है विषय आता है, शामिल है। राज्य सूची के विषय के अंतर्गत शामिल है। पंचायती राज लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थापित करना है। बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। कुछ समितियां हैं, कब गठन की गई, किस चीज की सिफारिश की, जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में गठन की गई। फिर स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की, और यही भारत में लागू है। अशोक मेहता समिति 1977 में गठन किया गया। दूर स्तरीय व्यवस्था की जिला परिषद और मंडल पंचायत की। GVK राव समिति ने 1985 में गठन किया गया। 4 स्तरीय व्यवस्था की राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत, ग्राम सभा की। LM सिंघवी समिति 1986 में गठन किया गया। फिर स्तरीय व्यवस्था की जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत। PK थुंगन समिति 1988 में गठन की गई थी। जिला परिषद, प्रखंड पंचायत और ग्राम पंचायत का इन्होंने सिफारिश की थी। और VN गाडगिल समिति की स्थापना 1988 में की गई। इन्होंने भी जिला परिषद, प्रखंड पंचायत और ग्राम पंचायत की व्यवस्था सिफारिश की थी। तो आपकी लेकिन भारत में जो बलवंत राय मेहता समिति है इसके द्वारा ही स्थापित किया गया है। पंचायत जनपद की बात की जाए तो किस नाम से किस राज्य में जाना जाता है? जैसे पंचायत समिति बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान में कही जाती है, जबकि मंडल पंचायत आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। पंचायत यूनियन तमिलनाडु में, आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में, आंचलिक पंचायत असम में, तालुका डेवलपमेंट बोर्ड कर्नाटक में, जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में, अंचल समिति अरुणाचल प्रदेश में और क्षेत्र समिति उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। ये याद रखना है, विभिन्न जनपद पंचायतों को अलग अलग नाम से अलग अलग राज्यों में जाना जाता है, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। इसके बाद 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आते हैं। सबसे पहले हम 73 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपके अमेंडमेंट की बात की जाए तो 1992 में आया था। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा में पारित 22 दिसंबर 1992 को हुआ और यह राज्यसभा में पारित 23 दिसंबर 1992 को हुआ। 73वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की जो अनुमति है 20 अप्रैल 1993 को मिली और यह पूरे देश में लागू 24 अप्रैल 1993 को हो गया। ये चारों फैक्ट इंपोर्टेंट। संशोधन के समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया नया भाग 9 था और नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुच्छेद की बात करें 243A से 243O तक उल्लेख है। पंचायती राज में कितने विषय शामिल हैं? 29 विषय शामिल हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पहला राज्य लागू किया था वो मध्य प्रदेश राज्य ने लागू किया था। ग्राम स्तर पर, गांव स्तर, ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, जनपद पंचायत ब्लॉक स्तर पर, जिला पंचायत जिला स्तर पर लागू थी। तो ये कुछ आपके आर्टिकल्स हैं, आप इनको पंचायत से संबंधित याद कर सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर लीजिएगा। 74वें संविधान संशोधन 1992 की बात किया है। लोकसभा में पारित 22 दिसंबर 1992 किया गया। राज्यसभा में पारित 23 दिसंबर 1992 किया गया। राष्ट्रपति की अनुमति 20 अप्रैल 1993 को मिली थी और पूरे देश में लागू 1 जून 1993 किया गया। उस समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे, प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। एक संविधान में नया भाग 9A जोड़ा गया था और 9वीं अनुसूची आपकी नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 243P से 243ZG तक इसमें उल्लेख किया गया है और नए विषय 18 विषय आपके आपके नगरीय प्रशासन के लिए दिए गए थे। नगर पंचायत संक्रमणशील क्षेत्र है, नगर पालिका लघु स्तरीय नगर क्षेत्र है और नगर निगम वृहत नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसकी नगर पालिका संबंधित जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पंचायत संबंधित जितने आर्टिकल्स हैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप दोनों ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इंपोर्टेंट है और आर्टिकल्स एग्जाम में आ जाते हैं तो आप इसको याद कर पाओगे। अब आपके आते हैं संविधान संशोधन। ये इंपोर्टेंट चैप्टर है संविधान संशोधन। पहला जो संशोधन हुआ था 1951 में किया गया था। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था।
राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के पुनर्गठन यहाँ पर किया गया। 10वां संशोधन 1961 में हुआ, दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 12वां संशोधन की बात किया 1962 में किया गया, गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ में विलय किया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962 में ही किया गया, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, पांडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया। 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ, पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में हुआ, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में हुआ, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ, संसद को मौलिक अधिकारों के सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ, भारतीय रियासतों के शासकों को प्रीवी पर्स विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में हुआ, सिक्किम को भारतीय संघ में सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। और 35वां था, माफी चाहता हूँ, 35वां था। और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ, भारत के आर्थिक क्षेत्र महासागरीय सीमा में आने वाले खनिज और मूल्यवान वस्तुओं पर संघ का अधिकार दिया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम अपने आप में लघु संविधान कहा जाता है, याद रखना है, और 1976 में किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। शिक्षा, वन जैसे विषयों को राजसूची से समवर्ती सूची में डाला गया। आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 44वें संविधान संशोधन की बात किया 1978 में लाया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्यता को समाप्त किया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभा कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। आंतरिक विद्रोह शब्द को यहाँ से हटा दिया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में या 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में आया, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में आया, वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात किया है तो 1991 में आया, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया और दिल्ली में विधानसभा का निर्माण किया गया। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया, दिल्ली और पांडुचेरी को राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया, 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया, 11वीं अनुसूची जोड़कर देश में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया, 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में आया, 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को परिसीमन अनुमति प्रदान कर दी गई। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में आया, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में लाया गया, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा, राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती थी, इसके बारे में बात की गई। तो संविधान संशोधन काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में लाया गया, 8वीं अनुसूची बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को शामिल किया गया। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में आया, सहकारी समितियों के गठन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में लाया गया, भारत बांग्लादेश सीमा समझौता किया गया। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में आया, जीएसटी के प्रावधान को लागू किया गया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात की जाए तो आपके यहाँ पर 2018 में आया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में आया, सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में आया, लोकसभा विधानसभा में एससी और एसटी सीटों के लिए आरक्षण में 10% की वृद्धि कर दी गई। लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 में लाया गया, राज्यों का द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करके शक्ति को बहाल किया गया। और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में आया, लोकसभा, राज्य विधानसभा महिलाओं के लिए सीट की आरक्षित यहाँ पर कर दिया गया। तो जितने भी आपके इंपोर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं, संविधान संशोधन हुए हैं, इसके बारे में हमने बात की है।
ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। अब ये कुछ मामले हैं जिन मामलों को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि मामले थोड़ा एग्जाम में कम आते हैं, इसीलिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। अब आता है राज्यसभा फटाफट। मतलब कि फटाफट का मतलब क्या है, हमने जितनी भी अभी बातें की हैं अब हम एक मतलब कि फास्ट रिवीजन के माध्यम से कवर कर सकते हैं, है ना। तो फास्ट रिवीजन के माध्यम से कैसे कवर करेंगे, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, नियुक्ति त्यागपत्र पढ़ेंगे, न्यूनतम आयु सीमा शपथ पढ़ेंगे, वेतन कार्यकाल पढ़ेंगे, स्थापना प्रथम अध्यक्ष पढ़ेंगे, रिपोर्ट प्रतिवेदन नोडल एजेंसी लोकसभा राज्यसभा विधानसभा सीटों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। त्यागपत्र किसे किसे सौंपता है इसके बारे में पहले बाद में बात करेंगे। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है उसको देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की नियुक्ति की बात किया तो केंद्र सरकार करती है, लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राज्य लोक आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की नियुक्ति करती है। जो नियुक्ति करता है त्यागपत्र भी उसे ही सौंपा जाता है, ये भी याद रखना है। अब जैसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र सौंपे जाएंगे, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अब हम कुछ आयु की बात की जाए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल की आयु 35 साल, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लोकसभा सांसद विधायक की आयु 25 साल, न्यूनतम आयु है कम से कम, राज्य सांसद एमएलसी की आयु 30 साल, पंच सरपंच उप सरपंच पार्षद नगरपालिका अध्यक्ष महापौर की आयु 21 साल रखी गई है। त्यागपत्र किसे कौन सौंपता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को, राज्यपाल राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री राज्यपाल को, महाधिवक्ता राज्यपाल को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को, राज्य के उपसभापति सभापति को, विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष को, विधानसभा के उपाध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष को, विधान परिषद के सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति को, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्य के राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपते हैं। अब इनमें कार्यकाल की जो आयु है, कितना अधिकतम कार्यकाल रह सकता है, जिसमें SC ST OBC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का कार्यकाल 4 वर्ष का है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लोकसभा और विधानसभा के सदस्य का 5 वर्ष का है। सरपंच उप सरपंच पंच पार्षद महापौर का 5 वर्ष का है। मुख्य चुनाव आयुक्त UPSC के अध्यक्ष नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का है। महान्यायवादी राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है रहती है। तो हमने आज यहाँ पर अपने जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन बन सकते थे, जितना इंपॉर्टेंट था, सभी हमने बात किया है। अब हम बात करेंगे कि पिछली वीडियो हम अभी तक कौन कौन सी आपके कंप्लीट कर चुके हैं। अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है, अभी तक जो हम वीडियो है, आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, आज पॉलिटी भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी किस टॉपिक पर आएगी, तो इकोनॉमी पे हम बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि अपडेटेड रहने वाला चैप्टर है, तो थोड़ा सा इसको देखेंगे ध्यान से। और उसके बाद हम साइंस की बात करेंगे। साइंस की आप लोगों की बहुत डिमांड है, बस इकोनॉमी बन जाने दो, फिर साइंस की लाएंगे, फिर विविध, फिर MPG के UPG के हम कवर करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को पूरा सेशन जो पसंद आएगा, तो आप लोगों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। लेकिन एक छोटा सा और भी अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम है UPSC नट। अब इस ऐप के बारे में क्यों कह रहे हैं, तो जितना भी आपकी स्टैटिक जीके वीडियो बन रही है, सभी स्टैटिक जीके वीडियो आपको हमारे ऐप पर मिल जाती हैं और फ्री में आप लोग जो है देख पाओगे और PDF वगैरह भी डाउनलोड कर पाते हो। तो ऐप पर चले जाना है UPSC नट पर, वहां से आप लोग PDF वीडियो सभी चीजें डाउनलोड कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक दे दिया है, आप सर्च भी कर सकते हो UPSC नट को। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।